हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। पढ़ाई बढ़िया चल रही है बेटा, चलो ठीक है। तो रिफ्रैक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लास्ट में बताया था आपको कि रिफ्लेक्शन पार्ट हमारा पूरा खत्म हो गया है। रिफ्लेक्शन क्या था? लाइट रे का किसी भी पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होना, बाउंस बैक होना, टकरा कर वापस आना, वो पूरा पार्ट हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन, यानी अब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी। बात समझ आई? रे ऑप्टिक्स में हमारे दो पार्ट थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया है, मिरर्स वगैरह उसमें पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रिफ्रैक्शन, यानी लाइट रे अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होना। किसी भी लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होना, यह रिफ्रैक्शन होता है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन। बेंडिंग ऑफ लाइट रे when passes from one medium to another medium। ठीक है बेटा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो अपने पाथ से इधर उधर वो डिफ्लेक्ट होगी, बेंड होगी। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी आगे इसको पढ़ेंगे, डायग्राम वगैरह देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ आई। बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो इधर उधर डिफ्लेक्ट होती है, ड्यू टू स्पीड उसकी चेंज होती है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, टकरा के सेम मीडियम में वापस आ रही थी। अब रिफ्रैक्शन होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाएगी। डेफिनेशन क्लियर। अब बात करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब यहां हमारे पास दो मीडियम होंगे, वह लिखा है ना डेफिनेशन में, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी। अब हम उन मीडियम्स को कैसे डिफरेंशिएट करें? भाई सपोज एयर से वाटर में जा रही है, या एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, वाटर से डायमंड में जा रही है। कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं। तो उन दो मीडियम को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? उन दोनों मीडियम को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? देखो बेटा, मीडियम जो डिफरेंशिएट हम करेंगे वो करेंगे रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में। दो टाइप के हमारे यहां मीडियम होंगे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर जारी होगी, एक कंडीशन ये बनेगी, या डेंसर से रेयर जारी होगी, एक कंडीशन यही बनेगी। दो ही कंडीशन होती है बेटा बस, या तो रेयर से डेंसर जारी हो या डेंसर से रेयर जारी हो। भाई दोनों मीडियम को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसमें एक रेयर होगा एक डेंसर होगा। अभी बताता हूं कैसे। एक रेयर होगा एक डेंसर होगा। अब रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, दो कंडीशन हमारे पास बनेगी। इतनी बात क्लियर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। अब वो मीडियम क्या क्या होंगे? उनमें से एक मीडियम होगा बेटा रेयर मीडियम और एक मीडियम होगा डेंसर मीडियम। अब कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा? भाई एयर से वाटर में जा रही है, या वाटर से डायमंड में जा रही है, या वाटर से ग्लास में जा रही है, तो कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा, है ना। ये बात करते हैं पहले, कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा। बेटा देखो, वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड, वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड तेज होगी। भाई दो मीडियम होंगे हमारे पास, कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर हमें नहीं पता। जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरा वाला, वो रेयर होगा। रेयर यानी हल्का मीडियम। हल्का मीडियम है, लाइट की स्पीड तेज है, समझ रहे हो ना। डेंसर मतलब भारी मीडियम, भारी, बहुत भारी सा मीडियम है ना। लाइट की स्पीड इसमें कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड जिस मीडियम में कम हो
लाइट की स्पीड जिस मीडियम में कम हो एज कंपेयर टू जो दूसरा मीडियम है हमारे पास वो डेंसर होगा। लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा हो एज कंपेयर टू दूसरा मीडियम वो रेयर मीडियम होगा। तो दो मीडियम हमारे पास होंगे, उसमें से एक रेयर होना ही होना है, एक डेंसर होना ही होना है। बात समझ आ रही है ना भाई? दो मीडियम होंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही तो रिफ्रैक्शन है, तो हमारे पास दो मीडियम होंगे। अब कौन सा उसमें रेयर है, कौन सा डेंसर है? रेयर जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, उन दोनों में से, उन दोनों मीडियम में से जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयर होगा, और जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर होगा। ये बात क्लियर बेटा? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिफ्रैक्शन की। दो मीडियम होंगे हमारे पास, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दूसरे वाले से वो रेयर होगा, जिसमें कम होगी वो डेंसर होगा। बात समझ आई? चलो अब आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन, दो मीडियम हो गए, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। अब दो ही पार्ट इसमें हमारे हैं, या तो लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी या तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी। बात समझ आई? चलो दिखाता हूं कैसे। सपोज ऊपर यहां हमारा रेयर मीडियम है और नीचे यहां हमारा डेंसर मीडियम है। एक एग्जांपल लेते हैं रिफ्रैक्शन का, ठीक है? ऊपर रेयर मीडियम है सपोज, नीचे डेंसर मीडियम है। एक लाइट रे हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेज रहे हैं, ठीक है बेटा? लाइट रे एक इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे को हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेज रहे हैं, ठीक है? तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है, देखो ऊपर रेयर है नीचे डेंसर है, ये दोनों के बीच का सरफेस है। देखो ये पॉइंट हुआ इंसिडेंट पॉइंट, जो कि रिफ्लेक्शन में भी हमने किया था, नॉर्मल बनाया था, इंसिडेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई थी। यहां भी वही सेम काम करना है। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बेटा नॉर्मल, जहां भी इंसिडेंट पॉइंट बन रहा है, इंसिडेंट पॉइंट है ना हमारा, जहां भी इंसिडेंट पॉइंट बन रहा है सबसे पहले वहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस उनको डिफरेंशिएट कर रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर उस इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इतनी बात क्लियर? इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल होता था एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। कुछ कुछ कहानी रिफ्लेक्शन जैसी है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसमें। अब देखो रेयर से डेंसर जा रही है। रेयर मीडियम कैसा था? जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा थी। डेंसर मीडियम कैसा है? जिसमें लाइट की स्पीड कम है। अब लाइट की स्पीड चल रही है, एकदम से डेंसर मीडियम आ गया, लाइट की स्पीड कम होगी। लाइट की स्पीड जैसे ही कम होगी तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बेटा लाइट। भाई एकदम से बहुत तेज चल रही थी और एकदम से उसे मंदा होना पड़ गया, झुक जाएगी ना भाई। रेयर में लाइट की स्पीड तेज थी, डेंसर आते ही लाइट की स्पीड कम होनी है, तो बहुत तेज आ रही थी, जैसे डेंसर मीडियम आ गया कम हो गई, कम हो गई तो बेंड हो गई नीचे की तरफ। तो अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जब भी रेयर टू डेंसर जाती है। याद रखना, रेयर से डेंसर जब भी जाएगी लाइट रे अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि रेयर में लाइट की स्पीड तेज थी, डेंसर में लाइट की स्पीड कम होगी, जैसे ही कम होगी तो झुक जाएगी। बात समझ आई? आसान सा फिनोमिना है। अब नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होगा एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल इसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इतनी बात समझ आई बेटा? ठीक है, चलो दूसरा केस लेते हैं। अब या तो लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी या तो लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी, यही काम होगा। देखो दूसरा केस लेते हैं। ऊपर इस बार हमारा डेंसर और नीचे रेयर है ना। इस बार लाइट रे हम भेजेंगे डेंसर से रेयर मीडियम में, भारी मीडियम से हल्के मीडियम में। यहां लाइट की स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू रेयर। चलो एक लाइट रे आई, ठीक है बेटा, इंसिडेंट लाइट रे आई। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले बेटा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। डेंसर मीडियम, लाइट की स्पीड स्लो थी एज कंपेयर टू रेयर, लाइट की स्पीड स्लो थी। डेंसर से एकदम रेयर में जा रही है, लाइट की स्पीड तेज होगी। तेज होगी तो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर एकदम से नॉर्मल से दूर जाएगी।
अवे टू द नॉर्मल, दूर भागेगी नॉर्मल से। भाई एकदम से तेज हो गई स्पीड, यहां एकदम से डाउन हो रही थी, स्पीड कम हो जा रही थी रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में स्पीड बढ़ेगी तो ये अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से अवे जाती है। अब नॉर्मल से रिफ्रेक्टेड रे का एंगल आर, दैट इज रिफ्रेक्टेड रे। ठीक है बेटा, यही दो कंडीशन हमारी इस पूरे रिफ्रैक्शन पार्ट में चलेंगी। रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर, अवे टू द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। डेंसर में कम थी, रेयर में बढ़ेगी। ये कंडीशन बेटा बहुत यूज होने वाली है इस पूरे चैप्टर में, आगे के चैप्टर में। ठीक है बेटा, फटाफट से इस कंडीशन को नोट कर लो, बहुत आसान सी कंडीशन है। फिर से बता देता हूं, रेयर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, डेंसर टू रेयर नॉर्मल से अवे जाएगी अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर। फटाफट नोट करो। चलो बेटा, हो गया नोट। चलो, ये थी कहानी रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर की। अब बात आती है, सर कैसे पता लगे कि कौन सा मीडियम रेयर होगा और कौन सा मीडियम डेंसर होगा? ये कैसे पता लगे कि कौन सा मीडियम रेयर होगा और कौन सा डेंसर होगा? भी कंडीशन तो हमें पता लग गई, रेयर से डेंसर बेंड हो जाएगी, डेंसर टू रेयर अवे चली जाएगी, ये रिफ्रैक्शन होता है, ये दो ही कंडीशन बनती हैं। लेकिन मीडियम कौन सा रेयर होगा और कौन सा डेंसर होगा? ठीक है, अब ये चीज पता लगेगी हमें ऑप्टिकल डेंसिटी से या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो हमें पढ़ना है अब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे पता लगेगा हमें कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। तो अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से इसको डिनोट किया जाता है, या किसी किसी बुक में एन से भी किया हुआ है। चॉइस है बेटा अपनी, म्यू से कर लेना या एन से। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता लगेगा कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर होगा, जिसका ज्यादा होगा वह डेंसर होगा। अभी बताता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, पहले ये बात समझ लो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। जैसे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ठीक है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो ये वाला हुआ हमारा बेटा रेयर मीडियम और ये वाला हुआ बेटा हमारा डेंसर मीडियम। ये कहानी याद रहेगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम एज कंपेयर टू अनदर मीडियम वो रेयर, जिसका ज्यादा वो डेंसर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ये बताता हूं मैं आपको। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं या जिस भी मीडियम का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है बेटा रेशियो ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम टू द लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम। ये भी लिखते हैं इसको, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, याद रखना। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, डिपेंड करेगी मीडियम टू मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां है? वैक्यूम में है। कितनी है? 3 × 10⁸ है ना। तो उसी से हम कंपेयर करते हैं मीडियम की स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ, इसी रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बेटा। यहीं से पता लगेगा मीडियम रेयर है कि डेंसर है। देखो, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, दो मीडियम है, सपोज एक रेयर है एक डेंसर है, तो रेयर है तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो ये रेशियो कम आएगा, रेशियो कम आएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अभी मैंने क्या बताया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में ज्यादा है तो ये रेशियो भी ज्यादा आएगा, रेशियो ज्यादा आएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी वो डेंसर मीडियम है।
आ गया समझ? पहचान लोगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाइट ऑफ स्पीड का रेशो वैक्यूम और मीडियम। वैक्यूम के साथ मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट का रेशो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम हमारी फिक्स है 3 × 10⁸ और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये डिपेंड करेगी मीडियम पे, वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, एयर है, क्या है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एयर के लिए, फॉर एयर, भाई एयर के लिए जो लाइट की स्पीड है वो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं। वैसे वैक्यूम से एयर में लाइट की स्पीड हल्की सी मंदी होती है, हल्की सी स्लो होती है, लेकिन वो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो हम बराबर ही मान लेते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा यहां से कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸ सी की वैल्यू और v की वैल्यू भी 3 × 10⁸, कैंसिल आउट 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। तो वाटर या डायमंड या ग्लास इन सब से कंपेयर करेंगे तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा, हर जगह यूज होगा। एयर जो है वो रेयर मीडियम है लगभग, क्योंकि उसमें जो स्पीड है वो वैक्यूम जितनी ही होती है, तो उसका रेशो 1 आ जाता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 हो जाता है। ठीक है बेटा, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट कर लो या एन से कर लो, दोनों ही तरीके से बुक में दिया हुआ है। होता है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। भाई स्पीड का रेशो वैक्यूम के साथ ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी से पता लग जाएगा रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। पूरा मैंने आपको बता दिया, फटाफट से इसको नोट कर लो बच्चा, है ना, फिर आगे बताता हूं, फटाफट नोट करो इसको। हो गया बेटा नोट? चलो, ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पढ़ते हैं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम एज रिलेट टू या एज कंपेयर टू अनदर मीडियम। देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ऊपर हमारा कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे हमारा कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ऊपर कोई एक अलग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे कोई एक अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर मैं इनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो μ1 क्या होगा बेटा? c/v1, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर नीचे वाले मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, ये हमारा μ1 हुआ, μ2 क्या होगा? c/v2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये इन दोनों का अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, एंड इक्वेशन 2 विल बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा? μ2/μ1 इज इक्वल्स टू c/v2 अपॉन c/v1। यही होगा बेटा। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो c से c कैंसिल आउट, ये आया μ2/μ1 इज इक्वल्स टू v1/v2। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है बेटा, आगे है ना, बहुत काम आएगा। इसी को हम बोलते हैं, देखो अब ये रेशो किसका आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी 1/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये होगा बेटा μ2/μ1 इज इक्वल्स टू v1/v2। ये हमने प्रूफ भी किया, अभी बात समझ आई। अगर कहीं लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो ये होगा बेटा μ1/μ2
μ2 v2 बाय v1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड से डिवाइड करते तो ये आता, सेकंड को फर्स्ट से किया है तो ये आया है। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ रहा है ना, रेशो आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है बेटा, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम स्पीड की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? चलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अच्छा, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा, देखो μ2 ऊपर ना लिख के नीचे लिखा होगा, इसका मतलब भी यही है, μ2 बाय μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, यही लिखा होगा μ12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये सब सिंबल्स हैं, अच्छे से इनको नोट कर लो, है ना, बहुत काम आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड μ12। याद रखना बेटा इस बात को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये रफ कर दूं, इक्वेशंस नोट हो गई होंगी। देखो एक चीज और बताता हूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी v इज इक्वल्स टू d बाई टी, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी लाइट वेव है, तो उसकी एक वेवलेंथ में कितनी डिस्टेंस है? एक वेवलेंथ में कितनी डिस्टेंस है? तो उसको कहते हैं लैम्डा बाई टी। भाई डिस्टेंस जो है वो लैम्डा के बराबर हो जाती है, एक वेवलेंथ की डिस्टेंस हो गई ना, डिस्टेंस एक वेवलेंथ की। चलो, जब 1 अपॉन टाइम पीरियड, अगर मैं बोलूं 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। एक इक्वेशन ये बनती है, वैसे आपको याद होगी, साउंड चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी बहुत बार, फिर भी मैंने बना के दिखा दिया है इसको। स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये इक्वेशन ऐसे बनती है ना। तो अगर देखो ये फॉर्मूला बना था हमारा v1 बाई v2, तो इसको f लैम्डा 1 अपॉन f लैम्डा 2। देखो एक चीज और बताता हूं, ये जो इक्वेशन है हमारी, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी बेटा चेंज हो जाती है। वही तो हमने देखा था अभी, रेयर टू डेंसर बेंड हो जा रही थी, डेंसर टू रेयर अवे चली जा रही थी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा था। ठीक, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लैम्डा वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसी टर्म है जो मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती। डू नॉट चेंज विद मीडियम। मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, चाहे मीडियम रेयर हो चाहे मीडियम डेंसर हो, यानी रेयर से डेंसर जा रही हो या डेंसर से रेयर जा रही हो, फ्रीक्वेंसी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया था बेटा, μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू v1 बाय v2। अब v की वैल्यू क्या होती है? f लैम्डा। तो v1 की क्या होगी? f लैम्डा 1। भाई फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं तो उसको f1 f2 लिखने से कोई फायदा नहीं। और v2 क्या हो जाएगा? f लैम्डा 2। तो यहां फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कटा तो एक वैल्यू हमारे पास ये भी आ जाती है, μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ भी दी हो तो तब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। इसलिए ये कहानी मैंने आपको बताई है, बहुत आसान सी कहानी है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की टर्म में भी आ गया। याद रखना फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती। फटाफट से नोट कर लो बेटा, नोट।
नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। हो गया बेटा नोट? चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। 10th क्लास में भी किया होगा बहुत, ये वैसे ये भी 10th का ही था सब, ये 10th क्लास का ही है। 10th क्लास में सब पढ़ा होगा आपने ऑलरेडी। फॉर्मूला रब नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला काम आएगा अभी। देखो सपोज अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी दी हुई है लाइट की एयर में, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैं बोलूं वेलोसिटी दी हुई है वाटर की, वाटर की कुछ वेलोसिटी दी हुई है सपोज, या कोई भी अदर मीडियम है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सपोज थोड़ी कम हो गई ना, कम हो जाती है तो ये रेयर है, ये डेंसर है, वो तो आप समझ जाओगे। जब मैं बोलूं फाइंड करो, इसमें फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है? एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर फाइंड करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना है। ये चार चीजें आपको फाइंड करनी है। तो देखो बेटा ये दोनों क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारे फॉर्मूले हमने अभी अभी प्रूफ किए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर C/V 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸। बहुत आसान सी चीज है, 1 आ गया अभी। इससे पहले भी हमने ये चीज प्रूफ करी थी। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें वाटर का तो ये क्या होगा? C/वेलोसिटी इन वाटर 3 × 10⁸ अपॉन 2.2 × 10⁸ से 10⁸ खत्म, 3/2.2। बेटा सॉल्व कर लेना इसको, 1 पॉइंट जो भी आ रहा होगा, है ना। अब बात, ये तो बहुत आसान कहानी है, सब 10वीं क्लास का मैटर चल रहा है। A/μW इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, बताई थी ना बात। इसको लिखेंगे हम μW/μA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आएगा बेटा? 3/2.2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आया बेटा? 1। सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर आए। ऐसे ही यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी μA/μW इज इक्वल्स टू 1/3/2.2। इसको भी सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। ये कहानी आपको अच्छे से अब समझ आ गई होगी, कब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सिंबल भी अब आपको याद हो गए होंगे। बहुत आसान कहानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर वेवलेंथ की टर्म में भी दिया हो तो भी आप इजीली निकाल सकते हो। भाई वेवलेंथ दी हो सपोज किसी भी मीडियम की 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो इससे भी आप ये सब निकाल सकते हो। ये बहुत आसान कहानी है। फटाफट से इस एग्जांपल को नोट कर लो बेटा। चलो हो गया। चलो आगे देखो, ये सब तो बहुत आसान था, 10th क्लास में पढ़ा भी था, और अब फिर से 12th में भी पढ़ लिया है। थोड़ी सी और बातें करते हैं, किसकी? 10th क्लास की, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन के भी लॉ पढ़े थे। 2 लॉ थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सारी की सारी सेम प्लेन में लाई कर रही थी। दूसरा था एंगल आई, एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। अब रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ने हैं। पहले एक डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा रिफ्रैक्शन आपको याद रहेगा। सपोज ऊपर रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, लाइट रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आई, रेयर से डेंसर अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से जो एंगल बना एंगल आर, है ना। ऐसा कुछ कहानी होती है रिफ्रैक्शन में। अब इसके लॉ पढ़ने हैं। देखो बेटा, पहला लॉ जो रिफ्लेक्शन में था वही सेम है एज इट इज। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल
लाई इन सेम प्लेन। बेटा अभी भी हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन में लाई कर रही है। देखो बेटा कैसे, सपोज देखो इस मार्कर से ऊपर एक अलग मीडियम है रेयर, इस मार्कर से नीचे एक अलग मीडियम है डेंसर। तो लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, सपोज ऊपर वाला रेयर है नीचे वाला डेंसर। ये डायग्राम मैं बता रहा हूं आपको, है ना। लाइट रे आई ऐसे, नॉर्मल ड्रॉ किया, नीचे की नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के। बेटा ये भी तो एक प्लेन में ही काम चल रहा है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, नॉर्मल, काम तो ये अभी भी एक ही प्लेन में काम चल रहा है। रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही था, एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे, यहां भी ऐसा ही है, सेम रूल है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है बेटा। दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन में हमारा था कि एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं, क्योंकि बेटा वहां रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, यहां एंगल आई एंगल आर इक्वल नहीं होते। बिल्कुल मत लगाना इस लॉ को, एंगल आई एंगल आर यहां इक्वल नहीं होते। यहां जो दूसरा लॉ है, यहां वो दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ, यहां वो दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया। देखो ये लॉ है क्या कि एंगल आई और एंगल आर में एक रिलेशन दिया इन्होंने। एंगल आई एंगल आर में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि एंगल आई एंगल आर में कुछ रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि भाई एंगल आई को हम 10 बढ़ाएं तो क्या एंगल आर 10 बढ़ रहा है या 10 घट रहा है, या एंगल आई को 15 डिग्री बढ़ाएं तो एंगल आर कहीं 15 डिग्री घट रहा है बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, डायरेक्टली इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकल के आ रहा था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्नेल्स ने एक रिलेशन दिया था कि साइन ऑफ एंगल आई, ये साइन वही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, कि साइन ऑफ एंगल आई का रेशो साइन ऑफ एंगल आर के साथ अगर निकालें तो ये हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आ रहा था, और यहां वो कांस्टेंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटली बहुत बार ये काम करने पर इन्हें मिला था। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बहुत बार करके देखा एंगल आई एंगल आर में क्या रिलेशन आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन से इन्हें एक रिलेशन मिला था कि साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशो बार बार कांस्टेंट आ रहा था चेंज करने पर। अलग अलग वैल्यूज उन्होंने देखी, साइन में उनको फिर लेके देखा तो एक कांस्टेंट वैल्यू बार बार आ रही थी, और वो कांस्टेंट वैल्यू थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये होता है बेटा स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर होता है μ2 बाय μ1, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ रहा था वो आ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं μ2 बाय μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो आएगा μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है बेटा, यही है हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, और ये दोनों होते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पे कुछ आसान आसान से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे μ2 सपोज दिया हो 2, μ1 सपोज दिया हो 1, एंगल आई दिया हो 45 डिग्री और एंगल आर पूछा हो, है ना। या अब μ2 बाय μ1 के और भी फॉर्मूले हमने इससे पहले बनाए हैं। μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू λ1 बाय λ2। अब कोई भी रिलेशन यहां यूज हो सकता है, क्या पता वेवलेंथ दी हो, क्या पता स्पीड दी हो, और क्या पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया हो डायरेक्ट। ये सब भी एक आसान कहानी है, ये सब भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, अभी सब आसान चल रहा है बिल्कुल। तो ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला है, इन सब पे छोटे छोटे एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। जैसे यहाँ ये सारी वैल्यू यहाँ अगर पुट की जाए, हमें निकालना है बेटा साइन आर हो जाएगा μ1 साइन आई बाय μ2, सारी वैल्यू रख दो। μ1 है 1 इंटू साइन 45 अपॉन μ2 कितना है 2, साइन आर आ जाएगा बेटा साइन 45 की वैल्यू
साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 अपॉन 2 ये हो जाएगा 2/√2, तो r की वैल्यू हो जाएगी बेटा साइन इनवर्स 2/√2, यहां से r आ जाएगा, है ना। तो ये सब बिल्कुल आसान सी कहानी है, ये रिलेशन आपको अच्छे से आ गया होगा, स्नेल्स लॉ आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया। चलो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे ये दोनों होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे ऐसे ही रिफ्रैक्शन के लॉ है। बिल्कुल आराम से तसल्ली से हर चीज देखा करो, समझा करो, नोट्स बनाया करो। बेटा बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, नवंबर हमारा चल रहा है, सेकंड बुक ये मैं करा रहा हूं, ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत अच्छी मार्किंग का है, तो बेटा आराम आराम से धीरे धीरे बढ़िया नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो, इन पे पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से समझ आएगा। चलो, है ना, फटाफट नोट करो इसको, आगे चलते हैं फिर। चलो बेटा, हो गया नोट। तो ये सब अभी तक का रिफ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक पार्ट था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रेयर डेंसर, डेंसर रेयर, बिल्कुल बेसिक पार्ट था। 10th क्लास में भी आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुत बेसिक पार्ट था ये सब 10th का ही था। तो अब थोड़ा सा 12th का भी पढ़ लेते हैं, है ना। 12th की वीडियो बन रही है, पढ़ रहे हैं 10th का, ये क्या हो रहा है सर? बेटा चैप्टर तो वही है, 10th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो ये सब अभी तक रिफ्रैक्शन की जो बात करी, ये बिल्कुल बेसिक सी कहानी थी। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं एक टॉपिक जरा 12th का भी पढ़ लिया जाए, जो 10th में हमने नहीं पढ़ा था, है ना। देखो, तो सबसे पहले कुछ छोटी सी बात आपको बताता हूं। ऊपर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, है ना। अगर रेयर टू डेंसर है तो बेंड हो जाएगी, डेंसर टू रेयर है तो अवे चली जाएगी, ये दोनों कहानी हमने पढ़ी। लेकिन बेटा अगर कोई लाइट रे एकदम परपेंडिकुलर जाती है, यानी अगर कोई लाइट रे नॉर्मल से जाती है, बिल्कुल इट बिहेव्स एज नॉर्मल, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहां कोई भी रे में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, कहीं कहीं काम आएगी। इसके अलावा एक चीज और बताता हूं। देखो, ऊपर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है बेटा। ऊपर और नीचे अलग अलग मीडियम है, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो लाइट ऑफ स्पीड दोनों में बराबर होगी। तो यहां भी लाइट कैसे भी भेज लो आप, कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला, कैसे भी भेज लो भाई, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हैं, ये तो दोनों मीडियम सेम ही हो गए, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा बेटा इसमें भी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। चलो, अब थोड़ा सा 12th क्लास का एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं, रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो, बस थोड़ा सा याद दिलाता हूं बस। सुबह सुबह जब बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, तो जो हमारी बकेट है, बाल्टी है ना, उसमें सपोज हमारा जो मग्गा होता है, जो जग या मग्गा हमारा होता है, सपोज वो सबसे नीचे एकदम नीचे रखा हुआ है, पानी में सबसे नीचे पड़ा हुआ है वो, तो वो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। अगर आप उस बकेट की हाइट मेजर करें, उसके हिसाब से देखें, तो उसमें वो हमें थोड़ा ऊपर नजर आता है। देखो, इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। पानी लो, है ना, पानी में आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया, है ना, एक बकेट ली, ट्रांसपेरेंट बकेट लेना, उसमें एक ऑब्जेक्ट फेंक देना, जितनी उसकी हाइट होगी उतनी हाइट पे वो हमें नजर नहीं आ रहा होगा, वो हमें कुछ ऊपर नजर आ रहा होगा। ये एक्सपीरियंस सबने किया है, जनरल नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है ना। ये एक्सपीरियंस बेटा सबने किया होगा कि पानी में डेंसर मीडियम में, यानी अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वो हमें अपनी ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखती है, बेटा इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, रियल डेप्थ यानी पानी में या किसी भी डेंसर मीडियम में कितना नीचे वो है, एपेरेंट डेप्थ हमें कितने पे दिख रही है। देखो एग्जांपल देखना, ये एक हमने बकेट ली, ठीक है, इस बकेट में यहां तक सपोज वाटर है ना, और यहां नीचे कोई चीज पड़ी हुई है, यहां एक ऑब्जेक्ट है ए, है ना। अब ये
जहां से ये वाटर इसमें है, इस सरफेस से और जहां तक ये ऑब्जेक्ट है, ये तो होगी इसकी रियल डेप्थ d। लेकिन ये हमें यहां ना दिख के कुछ ऊपर दिखता है, ऐसा होता है ना, ये ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल जो नीचे तले में ना दिख के, सरफेस में सबसे नीचे ना दिख के कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो सरफेस से वहां तक की जो डेप्थ होती है उसको मानते हैं d डैश, दैट इज एपेरेंट डेप्थ। दिखता यहां है, होता यहां है। ये एक्सपीरियंस सबने किया होगा, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। समझ आया बेटा? किसी भी डेंसर मीडियम में फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया और पानी में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जो उसमें डूब गया है, वो सबसे नीचे पहुंच गया है। लेकिन वो सबसे नीचे जहां है और जहां से वाटर का सरफेस स्टार्ट हुआ है, वो तो हमारी रियल डेप्थ हो गई भाई। इतनी डेप्थ उसकी रियल डेप्थ है जहां वो पड़ा हुआ है अभी। लेकिन हमें वो दिखता कुछ ऊपर है, वो होती है एपेरेंट डेप्थ। हमें दिखता वो एपेरेंट डेप्थ पे। याद रखना, डेप्थ भी और एपेरेंट डेप्थ भी दोनों कहां से ली जाएंगी? जहां से सरफेस चेंज हो रहा है भाई। ऊपर क्या है? एयर, अंदर क्या है? वाटर। जहां से वाटर स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक, ये होगी एपेरेंट डेप्थ। जहां से वाटर स्टार्ट हो रहा है, मीडियम स्टार्ट हो रहा है, यहां से ओरिजिनल पोजीशन, ये होगी रियल डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ पर ना दिखकर एपेरेंट डेप्थ पर दिखता है हमें। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। ये एक्सपीरियंस डेली हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, डेली देखते हैं। क्यों होता है, क्या होता है, ये अब सब हम पढ़ेंगे। तो एक अच्छा सा सुंदर सा इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। कहानी समझ आ गई? क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है रियल डेप्थ में और अपेरेंट डेप्थ में क्या है, वो रिलेशन आज हम प्रूफ करेंगे, जादू करेंगे, है ना। चलो अच्छा सा एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने ली एक बकेट, है ना, यहां तक इसमें वाटर जो है वो फिल्ड है। ऐसा ही कुछ होता है ना, वाटर। यहां एक ऑब्जेक्ट अंदर रखा हुआ है, सरफेस पर पड़ा हुआ है, दैट इज ए। कोई ऑब्जेक्ट है, या ओ मान लो, ओ मान लो, ए मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो जहां सरफेस, जहां से वो सरफेस, भाई बाहर क्या है? एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर क्या है? वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, है ना। रेयर है ऊपर, अंदर डेंसर है, ऐसा ही कुछ है। तो जहां से मीडियम चेंज हो रहा है, यानी जहां से वाटर स्टार्ट हो रहा है, यहां से उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक, ये होती है बेटा स्मॉल डी, यानी रियल डेप्थ। असली डेप्थ उसकी ये है, लेकिन हमें यहां दिखता नहीं है, हमें कहीं और ही दिखता है। देखो होता क्या है, सन से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आई, इस ऑब्जेक्ट से हमारी आई में आएगी, तो एक लाइट रे यहां से बिल्कुल सीधी भेजते हैं, बिल्कुल सीधी, नॉर्मल टू द सरफेस, कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आएगा, है ना। नॉर्मल वाली कंडीशन बताई थी ना अभी, नॉर्मल से एकदम सीधी जाती है, तो ये नॉर्मल, एज अ नॉर्मल हमने भेज दी सीधी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। सपोज दूसरी लाइट रे हम यहां भेजें, दूसरी लाइट रे हमने थोड़ा इधर भेजा, तो यहां क्या ड्रॉ करेंगे? यहां ड्रॉ करेंगे सबसे पहले बेटा नॉर्मल, इसका नाम दे दो n, और ये एंगल क्या होगा बेटा? दिस एंगल इज एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा बेटा? डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है बेटा, डेंसर से रेयर में जाती है तो अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। डेंसर से रेयर यानी वाटर से एयर जा रही है, तो अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से अवे चली जाएगी, नॉर्मल से अवे। अब यहां सपोज कहीं यहां हमारी आई है, यहां से मतलब यहां हम यहां से देख रहे हैं, तो ये दोनों लाइट रेज रियलिटी में कभी मीट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। ये दोनों, एक ऐसे गई है सीधी और एक ऐसे गई है, ये दोनों लाइट रे रियलिटी में कभी मीट नहीं करेंगी। लेकिन यहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों लाइट रे हमें कहीं वर्चुअली मीट करती हुई दिखाई दे रही है बेटा। यहां पे देखो, यहां पे, है ना। तो हमारी आई तो सोचेगी यहां इमेज है, इसलिए बेटा ये जो ए ऑब्जेक्ट था हमें यहां ना दिख के यहां दिखता है, और दिस इज नोन एज डी डैश, दैट इज एपेरेंट डेप्थ। ये है बेटा
एपेरेंट डेप्थ। हमें वो इतनी डेप्थ पे दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनली उसकी रियल डेप्थ ये है। याद रखना, रियल डेप्थ भी और एपेरेंट डेप्थ भी कहां से लेनी है? जहां से सरफेस चेंज हो रहा है, एयर से वाटर, जहां से वाटर स्टार्ट हुआ है, ये रियल डेप्थ थी। यहां ना दिख के यहां दिख रहा है, ये एपेरेंट डेप्थ है। ये फिनोमिना बेटा समझ आया आपको बहुत अच्छे से? कोई दिक्कत? समझ आया ये फिनोमिना? चलो, ये हमारा एंगल आई है ना, और ये हमारा क्या होगा? ये होगा एंगल आर, दैट इज एंगल आर और दैट इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो इतनी कहानी समझ आई? कोई दिक्कत? ये हमारा एंगल आर हो गया, ये हमारा एंगल आई हो गया। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं, ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा? देखो, ये ऐसे बन रहा है ना, कुछ Z बन रहा है। ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, ये हमारा एंगल आई है, तो ये भी हमारा एंगल आई नहीं हुआ? है ना, दो पैरेलल रेज ऐसे, ये एंगल और, है ना, ऐसा ही कुछ है, ये बन रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया हमारा। तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हुआ, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब अगर एंगल आर की बात करें, एंगल आर, देखो बेटा, ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, ये एक पैरेलल लाइट रे, ये एक पैरेलल लाइट रे, इस वाली रे को और इस वाली रे को यहां बना रहा हूं, एक ऐसे रे जा रही है, ये हमारा एंगल आर है, तो क्या ये हमारा एंगल आर नहीं होगा? ये सब बेटा 10th क्लास की 9th क्लास की बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ये एंगल आई था, ये एंगल आई है, बना के दिखाया था मैंने अभी। अब ऐसी एंगल आर, देखो ये एंगल आर है, ये दोनों लाइट रे मैंने यहां बनाई है, ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी कितना होगा? एंगल आर, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइन, और ये इन दोनों को काटते हुए जा रही है, तो सेम एंगल बनाएगी। ये सब 9th क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, आप अच्छे से जानते हो, पढ़े लिखे सुंदर से अच्छे से बच्चे हो। ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो ये एंगल आर। इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब अगर मैं बोलूं, देखो ये जो डिस्टेंस है नॉर्मल और ये जो लाइट रे थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, मान लिया? ठीक है, x मान लिया। ये हमारी d डैश है और ये हमारी d है। अब देखना, इन ट्राइंगल्स को मैं कुछ नाम देता हूं, सपोज ये P, ये Q, ये R और ये पॉइंट S। अब दोनों ट्राइंगल मैं यहां बना रहा हूं। एक तो ये छोटा सा ट्राइंगल है Q, ये छोटा सा ट्राइंगल है, पहले इसी को बनाता हूं। छोटा सा ट्राइंगल है QRS, QRS, जिसमें ये एंगल है हमारा R, है ना, ये है D डैश और ये है X। ये छोटे वाला ट्राइंगल बनाया बेटा, ठीक है, याद रखना, ये छोटे वाला ट्राइंगल। अब एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल भी बनाता हूं। देखो ये वाला जो पूरा नीचे तक बन रहा है बड़ा, ये है PRS, इसमें ये हमारा है X और ये है रियल डेप्थ D। ये दोनों ट्राइंगल मैंने इस फिगर से निकाल के यहां बना दिए आपके लिए। इसमें ये एंगल R है और ये है एंगल I। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो, यहां तक कहानी बिल्कुल आसान थी। 9th क्लास की 10th क्लास की हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगाई। अब अगर मैं बोलूं बेटा, यहां आप लगाओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप यहां लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू μ1 बाय μ2। यही होगा भाई। डेंसर से रेयर जा रहे हैं, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर का μ1 है, μ1 में जा रहे हैं, μ1 बाय μ2। चलो, अब अगर मैं बोलूं कि एंगल I और एंगल R बहुत स्मॉल एंगल है, भाई ये बहुत छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे काम चल रहा है, तो एंगल I और एंगल R आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स।
एंगल आई एंगल आर अगर बहुत छोटे एंगल्स हैं, छोटे एंगल जैसे ही बोलो ना, छोटे एंगल तुरंत पहुंच जाया करो जीरो के आसपास। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। टेन जीरो क्या होता है? जीरो। तो जब एंगल आई एंगल आर, जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है और वो लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन को याद रखना इस प्रूफ में। जब एंगल बहुत छोटा हो, छोटा इन द सेंस जीरो के आसपास, साइन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, तो साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। साइन जीरो जीरो, साइन जीरो, टेन जीरो भी जीरो। साइन जो है वो टेन के इक्वल हो जाता है जब एंगल बहुत छोटा होता है। कंडीशन मैंने बता दी, जीरो नहीं होगा। आप जीरो एज ए सोच लो तो थोड़ा मन में ये सेट हो जाएगा। एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे हैं तो साइन जो है वो टेन के इक्वल हो जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी, पहले भी बता रखी है। तो साइन को हम टेन में लिख सकते हैं, टेन आई अपॉन टेन आर इज इक्वल्स टू म्यू वन बाय म्यू टू। बात समझ आई बेटा? कोई दिक्कत? साइन की जगह टेन लिख लिया क्योंकि एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे हैं। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों ट्राइंगल से साइन आई और टेन आई और टेन आर, टेन आई और टेन आर की वैल्यूज निकालो इन दोनों ट्राइंगल से। निकाल लोगे? बहुत आसान है। क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन कॉस टेन, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में टेन आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स बाय डी अपॉन, इस ट्राइंगल में टेन आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स बाय डी डैश। कोई दिक्कत यहां से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत आसान सी कहानी। इज इक्वल्स टू एज इट इज म्यू वन बाय म्यू टू। कुछ कट रहा है बेटा? एक्स से एक्स कटा, डी डैश ऊपर आ गया, या म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल्स टू डी डैश बाय डी। डी डैश ऊपर आ जाएगा ना। यही है बेटा रिलेशन हमारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू डी बाय डी डैश, है ना। रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर लिख लिया म्यू टू को, दोनों एक ही बात है। अब इसमें डी क्या होता है? रियल डेप्थ। डी डैश क्या होता है? एपेरेंट डेप्थ। तो यहां से हम इजीली एपेरेंट डेप्थ के अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरा फॉर्मूला। ड्राइव करने में, इसको प्रूफ करने में देखो बेटा आराम से। एक रे सीधी भेजी, एक रे बिल्कुल सीधी भेजी एज अ नॉर्मल, वो सीधी चली गई, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। एक रे ऐसे भेजी, नॉर्मल ड्रॉ किया, डेंसर से रेयर जा रही है, नॉर्मल से दूर चली गई, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई, तो ये एंगल आई दिखाया था मैंने, 9th क्लास की मैथ लगी हुई है। ये एंगल आर, ये एंगल आर, ये दोनों ट्राइंगल, छोटे वाला भी बड़े वाला भी, दोनों यहां बनाए हुए देखो। स्नेल्स लॉ लगाया, एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे हैं, है ना, तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल में 10 फंक्शन लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स से एक्स कट गया। ये फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ होके आ गया, ये मिलेगा बेटा आपको बुक में। अब याद रखना, म्यू टू अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट रे जा रही है, म्यू वन बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जा रही है, इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। ये बात याद रहेगी, लिख देता हूं मैं कहीं पे। म्यू टू क्या है बेटा? म्यू टू, म्यू टू क्या होगा? जिससे लाइट जा रही है, इसको पहला मीडियम लेना, पहला क्या, मैं ये लिख देता हूं देखो, जिससे लाइट जाएगी, जिससे लाइट जाएगी वो म्यू टू होगा। अब फॉर्मूला क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो अंदर से बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, तो उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए जाएंगे। और म्यू वन होगा बेटा जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें लाइट जाएगी, जिससे जाएगी म्यू टू, जिसमें जाएगी म्यू वन। याद रखना इस कंडीशन को, जिससे जाएगी अपॉन जिसमें जाएगी इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन
एपेरेंट डेप्थ, यहां से हम इजीली एपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो। जादू हमने कर दिया है, जादू हो गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। फटाफट नोट करो बेटा। चलो हो गया बेटा नोट। चलो ये था हमारा रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ का रिलेशन। इसको साइड में लिख लेंगे अभी और इस पे करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स किए जाएं। याद रखना जिससे जा रही है अपॉन जिसमें जा रही है इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। लिख देता हूं यहां साइड में, फॉर्मूला याद रहेगा। μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d डैश। जिससे जा रही है अपॉन जिसमें जा रही है इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एक बकेट है, ठीक है बेटा, एक बकेट है, उसमें वाटर है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो वाटर का, कितना 4/3, ठीक है। बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो 1, ठीक है। अब मैं बोलूं सपोज यहां कोई क्या है, फिश है, यहां एक फिश है। फिश है बेटा, सपोज कितनी अंदर, सपोज 20 सेंटीमीटर नीचे फिश है। उस वाटर, एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक के अंदर सरफेस से 20 सेंटीमीटर नीचे एक फिश है, ठीक है। और सपोज यहां से हम देख रहे हैं, यहां है हमारी आई है हमारी उस सरफेस से, सपोज ये 15 सेंटीमीटर दूर है। जहां से वाटर स्टार्ट हो रहा है, सरफेस स्टार्ट हो रहा है, वहां से 15 सेंटीमीटर ऊपर से हम उस फिश को देख रहे हैं। फिश की जो रियल डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहां हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ फिश सीन बाय आई। ये आई अगर फिश को देखे तो फिश की पोजीशन कहां दिखेगी इस आई से, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला हमारे पास है, इजीली देखो करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो सरफेस से फिश 20 सेंटीमीटर पे है बेटा, रियल डेप्थ कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। μ2 क्या होता था, जिससे लाइट जा रही है। किससे लाइट जा रही है, वाटर से जाएगी हमारी आंख में, है ना। इस फिश पे सनलाइट आएगी, फिश से हमारी आई में जाएगी, तो वाटर से जा रही है। तो ये μ2 हमारा हो गया 4/3 गिवन है ना। जिसमें जा रही है μ1 हमारा हो गया 1, एयर गिवन है, और एपेरेंट डेप्थ हमें फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला, μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d डैश। d डैश यहां से बनता है d μ1 बाय μ2। μ1 इधर गया, μ2 इधर गया, d डैश इधर आ गया, d डैश का फॉर्मूला बना लिया। d कितना है, d है 20 इंटू μ1, μ1 है बेटा 1 अपॉन μ2 की वैल्यू है 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा, ऊपर ही लिख लेते हैं इसको, है ना। 1 से कुछ होने वाला है नहीं, 4/3 कटा, 4 5 20, d डैश आ गया बेटा 5 दिया 15, 15 सेंटीमीटर। यानी 20 सेंटीमीटर इसकी रियल डेप्थ थी, लेकिन हमें 20 सेंटीमीटर पे ना दिख के बेटा यहां कहीं एक और फिश बना लेना, यहां कहीं ये हमें 15 सेंटीमीटर पे दिख रही है ना। क्या कहा था मैंने, डी बी और डी डैश बी दोनों कहां से लेनी है, सरफेस से, जहां से सरफेस स्टार्ट हो रहा होगा, दोनों मीडियम जहां अलग अलग हो रहे हैं, है ना। तो यहां से 15 सेंटीमीटर पे यहां फिश दिख रही है, ये थी रियल डेप्थ, ये आ गई एपेरेंट डेप्थ। 20 सेंटीमीटर पे ना दिख के 15 सेंटीमीटर पे दिख रही है। पोजीशन पूछी है फिश की, अगर आंख देखे तो कितनी होगी, यहां है आई, यहां है फिश, बेटा कितनी हो गई पोजीशन 15, आंसर नहीं है 15, तो ये आया है सिर्फ एपेरेंट डेप्थ। आई से फिश तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 15 + 15, तो फाइनल आंसर हुआ 30 सेंटीमीटर दूर ये हमें दिख रही होगी फिश, क्योंकि अपेरेंट डेप्थ थी 15
15 सेंटीमीटर आई ऊपर पहले से ही है, 15 15 30, 30 सेंटीमीटर आंसर। आसान है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया, बहुत आसान है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा किया जाए, इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं फाइंड द पोजीशन ऑफ आई एज सीन बाय फिश, उल्टा कर दें। चलो फिर से ही बनाते हैं, नोट कर लिया क्वेश्चन, दोबारा करते हैं इसको, है ना, उल्टा करते हैं इस बार। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है हमारा वाटर टैंक, है ना, यहां है सपोज एक, ओहो इन्फिनिटी बन रहा है, फिश, है ना, यहां है एक फिश, सपोज फिश है सरफेस से 15 सेंटीमीटर नीचे, है ना, यहां सपोज आई है, यहां से हम देख रहे हैं, या बर्ड भी हो सकती है, बर्ड फिश को देखे, फिश बर्ड को देखे, क्वेश्चन आते हैं, है ना। आई ले लेते हैं फिलहाल, अभी पिछला एग्जांपल आई का था। और सपोज सरफेस से आई है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डिस्टेंस या पोजीशन, कुछ भी आ सकता है, पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ आई सीन बाय फिश। पहले था आई फिश को देखे, आया था आंसर 30 सेंटीमीटर पिछले क्वेश्चन में। अब है अगर फिश आई को देखे तो वो कहां दिखाई देगी, अब उल्टा हो जाएगा। देखो अब लाइट रे देखना ध्यान से, अब फिश आई को देखेगी, लाइट रे आई से फिश की तरफ आएगी, यानी इस बार बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2, अंदर वाला μ1। वैल्यूज ले लेते हैं वही पहले वाली, वाटर का 4/3, बाहर एयर है और एयर का 1। तो इस बार μ2 कितना होगा बेटा, μ2 क्या होता है, जिससे जा रही है, जिससे जा रही है, ऊपर वाले मीडियम से आएगी, अब नीचे फिश की तरफ, उल्टा है क्वेश्चन, तो μ2 होगा 1। μ1 जिसमें जा रही है, जिसमें जा रही है, किस में जा रही है बेटा, वाटर में जा रही है, तो μ1 होगा 4/3, कुछ नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है ना। डी क्या होता था, रियल डेप्थ, सरफेस से आई कितनी दूर है, डी है बेटा 10 सेंटीमीटर, है ना, और डी डैश हमें फाइंड करना है, डी डैश हमें फाइंड करना है। तो डी डैश का हमने फॉर्मूला बनाया था पिछले क्वेश्चन में, क्या बेटा, डी μ1 बाय μ2, है ना। डी क्या है 10 इंटू μ1 4/3 अपॉन μ2, μ2 की वैल्यू 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं, ये आया 40/3। अगर काटें तो कितना आएगा, 13.33 सेंटीमीटर, है ना। 40 को 3 से काटें तो बेटा डी डैश आ गया 13.33, है ना, 13.33। देखो 10 सेंटीमीटर पे ना दिख के ये आई यहां कहीं दिखेगी, कितनी डिस्टेंस पर, 13.33 सेंटीमीटर। देखो रेयर से डेंसर देख रहे थे, पास आ जा रही थी, अब डेंसर से रेयर देख रहे हैं, दूर चली जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो गया है, बात समझ आई। आंसर क्या होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ आई सीन बाय फिश। फिश अगर आई कहां दिखेगी, फिश को आई कहां दिखेगी बेटा, 13.33 तो सरफेस से आया डी डैश, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पहले से 15 है, 15 13 28, तो ये आएगा बेटा 28.33 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस 28.33 सेंटीमीटर। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का पूरा केस आप समझ गए, क्या होगा, डेंसर में देखेंगे तो पास जाएगी, रेयर में देखेंगे दूर जाएगी। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको अपोजिट करके दिखा दिए, ठीक है। फटाफट नोट करो, एक होमवर्क देता हूं, फिर एक छोटा सा होमवर्क हो गया नोट। चलो देखो, एक छोटा सा होमवर्क देते हैं।
सपोज इस बार जो है 3 मीडियम है। सपोज यहां है एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां है ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 3/2, फ्रैक्शन में लोगे तो कट जाती हैं चीजें जल्दी, 3/2, और नीचे है वाटर, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, है ना। और यहां सपोज यहां एक ऑब्जेक्ट है O, इस वाले मीडियम से कितनी नीचे, इस वाले मीडियम से 10 सेंटीमीटर नीचे। इन दोनों मीडियम के बीच की डिस्टेंस सपोज है 20 सेंटीमीटर। और यहां से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहां है हमारी आई से इस मीडियम तक की डिस्टेंस है हमारी 15 सेंटीमीटर, है ना। यहां एक अलग मीडियम, यहां एक अलग मीडियम, यहां एक अलग मीडियम, 2 मीडियम थे पहले बेटा, अब 3 मीडियम है, वाटर, ग्लास, एयर। यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये कहां दिखाई देगा, इसकी हमें क्या निकालनी है, एपेरेंट डेप्थ यानी पोजीशन। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट O एज सीन बाय आई। अगर आई ऑब्जेक्ट O को देखे तो ये कहां दिखाई देगा, ये है आपका होमवर्क। बेटा ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना। सबसे पहले ऊपर वाले मीडियम को मत देखो, ऊपर वाले मीडियम को मत देखो, यहां बनाओ आई। सपोज यहां से हम देख रहे हैं, है ना, ये रियल डेप्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी एक एपरेंट डेप्थ हमारी आ जाएगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, इसका पता है, इससे इसमें जा रही है μ2 μ1, बता रहा हूं कैसे करना है, करना आपको ही है। यहां 3 मीडियम है, इस वाले मीडियम को अभी मत देखो, सबसे पहले यहां ऑब्जेक्ट है ना, इस मीडियम से हम देख रहे हैं, तो इस मीडियम से इसकी एक एपरेंट डेप्थ आएगी, वो जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो पहले हमें इन दोनों मीडियम का एक रिलेशन बना के यही वाला और रियल डेप्थ निकालनी है। सपोज यहां कोई आ गई इमेज, सपोज D' जो भी आपका फाइंड होके आएगा, सपोज 12 आ गया और यहां आ रहा है, अब ये रफ कर देना। अब यहां से देखना है, तो अब रियल डेप्थ ये होगी 20 और 10 30 नहीं होगी, 20 और 12 32 32 होगी। तो ये 32, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए एक रियल डेप्थ निकाल देना, वो एपरेंट डेप्थ निकाल देना, ठीक है। और उसमें ऊपर फिर 15 ऐड कर देना, जो पिछले दोनों क्वेश्चन में किया था। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल बेटा डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला यूज होगा। पहले इस मीडियम को छिपा लेना, इन दोनों के लिए होगा, इसके लिए जहां इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये पूरी जो डिस्टेंस आएगी इमेज तक की, यहां से ये हमारी रियल डेप्थ बनेगी, इन दोनों के बीच में फिर यही रिलेशन लगाना, तो फाइनल इमेज हमारी आ जाएगी, उसमें 15 ऐड हो जाएगा, वो होगी हमारी फाइनल आंसर। समझ आया बेटा? आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करना, ना हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, इन दोनों में पहले ये रिलेशन लगेगा, जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर इन दोनों में वो रिलेशन लगेगा, बहुत इजीली हो जाएगा, कर लोगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, है ना। ये सब जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज करना, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, वाइड टॉपिक है, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, और क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।